फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 11 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। और 69,000 भर्ती से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस टाइम आ रही है मैं उसके बारे में भी आपको सब बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आज कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एस कपाड़िया को आज ही के दिन 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 38वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। वे इस पद पे 29 सितंबर 2012 तक रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे एस कपाड़िया। यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ ने 11 मई 2010 में एक महत्वपूर्ण निर्णय कहा कि पंचायत और स्थानीय चुनाव में राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आपसे, और ये वाला भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है। बाकी फ्रेंड्स, 69,000 भर्ती से रिलेटेड इस टाइम जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बुधवार या बृहस्पतिवार को रिज़ल्ट जारी करने की पूरी कोशिश में है। सुना जा रहा है 2-3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग जिनका भी OMR शीट नहीं मिली है, जो भी अपने नंबर नहीं चेक कर पाए हैं, तो वो लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। रिज़ल्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उन सबको आप बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र है, आपकी ID है, बाकी सारी डिग्री है, और उसके जो भी चीज़ें हैं वो सब आप तैयार करके रखिए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही रिजल्ट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपकी काउंसलिंग की। अभी कुछ दिनों से वो जो आंसर की आई है रिवाइज्ड में, उसमें कुछ क्वेश्चंस विवादों में हैं। तो जहाँ तक है कि ये जो फाइनल आंसर की है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, यही फाइनल है। आप लोग के जो नंबर 1-2 नंबर बढ़े हैं या नहीं भी बढ़े हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये चेंजेस होंगे तो भर्ती काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए और रिजल्ट का वेट करिए आप लोग। चलिए आज की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड्स, 11 तारीख का। भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वंदे भारत मिशन जो है वो सरकार द्वारा शुरू किया गया। जो भी लोग जो भारतीय हैं विदेशों में फंसे हैं उनके लिए मिशन चालू किया गया है। इस मिशन के बारे में आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं। वंदे भारत मिशन। भारत ने सबसे महत्वपूर्ण निकासी अभ्यास वंदे भारत मिशन शुरू किया, जिसके तहत सरकार द्वारा 7 मई 2020 से 13 मई 2020 तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को उन देशों में जहां वे के निवासी हैं भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का आग्रह किया है। तो आप देख रहे हैं 14,800 लोग अभी भी भारत से बाहर फंसे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का आप नाम याद रखिएगा। इसी नाम की एक ट्रेन भी गवर्नमेंट ने चलाई है जो कि सबसे तेज़ है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि बनारस से दिल्ली तक जाएगी। ये भी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसी तरह से आप ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, इराक के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आप लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं भी किसी भी देश में चयनित होते हैं तो उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इनका नाम है मुस्तफ़ा अल खदीमी। अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं इराक के। अब बात आई है इराक की, तो इराक के बारे में आपको बताते हैं। इराक की कैपिटल बगदाद है, और इराक के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो बरहम सली, और इराक की जो करेंसी है वो इराकी दिनार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, किसने देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता को माई गॉव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया? ये जो माई गवर्नमेंट है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर है पर्यटन मंत्रालय ने अभी ये लोगो डिज़ाइन किया है, तो माई गॉव। अब पर्यटन मंत्रालय की बात आई है, तो पर्यटन मंत्रालय जो इस टाइम मंत्री हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। आप कोई भी मंत्रालय आया करिए तो उससे रिलेटेड जो मंत्री हुआ करिए उसके बारे में आप ज़रूर याद रखा करिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मंत्री से पूछ देता है कि किस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है। तो इसीलिए आप इस तरह से जो भी क्वेश्चन हुआ करें उनके मंत्रियों का नाम आप याद रखा करिए। अब बात आई है देखो अपना देश डिज़ाइन के बारे में, इसके आपको बताते हैं, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता को माई गॉव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। देश के नागरिकों से रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है।
जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 2022 तक 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। इसमें घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने की सहायता मिलेगी। आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं योजनाएं चला रही है कि जिससे अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ जाए। तो इसीलिए अभी इसको भी स्टार्ट किया गया है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आप लोग के लिए बता रही हूँ, ये डबल स्टार लगा रही हूँ क्योंकि ये परीक्षा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। क्योंकि मुद्रा बदली है, रियाल से तोमान कर लिया है ईरान ने। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया, वो भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात आई है ईरान की, तो ईरान के बारे में आपको बताते हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो हसन रूहानी। आप ये चीज़ याद रखिएगा। और ईरान की जो करेंसी है पहले रियाल थी लेकिन अब वर्तमान में तोमान हो गई है। इसके बारे में आपको बताते हैं फ्रेंड्स। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल दिया है। यह परिवर्तन 4 मई 2020 को ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है। संशोधन 2 साल के लिए तोमान के अलावा ईरान रियाल की मौजूदा मुद्रा को वैध बनाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव के लिए 2 साल तक का वक्त दिया गया। आप ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान जो है ना वो ईरान की मेन बैंक है। जैसे कि अपने यहाँ SBI है या RBI है, उसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। अभी रिपोर्ट आई है डिजिटल इन इंडिया की, तो वो AMAI के द्वारा आई है। अब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। इसके बारे में फ्रेंड्स जानकारी, सबसे पहले तो आप इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है वो याद रखिए। डिजिटल इंडिया रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहली बार शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संख्या को पार कर गई है। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपसे कूट में पूछ सकता है। जो शहरी लोग थे ना उनसे भी ज़्यादा जनसंख्या अब हो गई है गाँव में, जो कि इंटरनेट का उपयोग कर रही है। नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे, ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है इसमें। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे जो शहरी उपयोगकर्ताओं की तुलना में 10% अधिक थे। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना संख्या 504 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से दैनिक सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या में 30 मिलियन की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में इंटरनेट का अधिक समय बिताते हैं। आप ये डाटा याद रखिएगा कि कभी कभी कूट में पूछ सकता है कि ज़्यादातर जो समय है वो शहरी बिताते हैं। ये गलत है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है वो ज़्यादा समय बिताती है इंटरनेट पे, वो ज़्यादा उपयोग करती है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, और बाकी इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, किसने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी हुई है तो यूरोपीय संघ ने की है। अब बात आई है यूरोपीय संघ की, तो फ्रेंड्स यूरोपीय संघ जो संघ है वो 27 देशों का एक समूह है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसी के 27 देश हैं इसमें। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि अभी फ्रेंड्स आप लोगों ने कुछ दिन पहले ब्रेग्जिट का नाम सुना हुआ, तो ब्रेग्जिट जो कार्य था उससे ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपीय संघ से। पहले ये 28 देशों का समूह था, लेकिन जब ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपीय संघ से तो ये 27 देशों का समूह हो गया। इस क्वेश्चन से, यूरोपीय संघ ने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है। दुनिया भर के अधिनायकों और संगठनों ने 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन के निर्माण के लिए इतने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया है। 8 मिलियन, आप ये देख रहे हैं, ये डॉलर में है और ये जो है ये संख्या ये अपने भारतीय रुपए में है। तो इतना सहयोग करने की बात कही गई है, इसीलिए अभी ये सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, किसने कोविड-19 निदान हेतु फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान IGIV के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स टाटा कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो अभी इन्हीं के साथ में साझेदारी की है। बात आई है टाटा की, तो टाटा के बारे में आपको बताते हैं। टाटा के जो फाउंडर थे टाटा कंपनी के, वो जमशेद जी टाटा थे, इसीलिए इस कंपनी का नाम जो है ना टाटा पड़ा। और वर्तमान में जो चेयरमैन है यहाँ टाटा कंपनी के वो है नटराजन चंद्रशेखर। आप इनका नाम याद रखिएगा,
नटराजन चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है जिनका कार्यकाल वर्ष 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है दिया मिर्जा। जो भारतीय एक्ट्रेस हैं दिया मिर्जा, वो सद्भावना राजदूत के लिए थी और इनका अभी कार्यकाल 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दिया मिर्जा भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत हैं। सद्भावना राजदूत के रूप में उनका कार्यकाल 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया। सॉरी, वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी। ये 2022 है फ्रेंड्स, ना कि 2020। तो 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की एक अभिवक्ता हैं। दिया मिर्जा ने राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यक्रम में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान शुरू किया था। आप ये याद रखिएगा, ये इनका पहला प्रोग्राम था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और शीर्ष स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने में मदद की थी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा कि दिया मिर्जा का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो है ना पर्यावरण को लेकर के अपनी गवर्नमेंट या विश्व में काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पर्यावरण कार्यक्रम के राजदूत का नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है जो कि न्यूजीलैंड के है। तो उनका नाम है रॉस टेलर। रॉस टेलर को अभी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में नियुक्त किया, मतलब चुना गया है। इनके बारे में आपको बताते हैं। रॉस टेलर ने तीनों प्रारूपों से शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त किया है। आप ये मेडल का नाम याद रखिएगा, रिचर्ड हेडली। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि तीनों प्रारूपों में वो 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे और 100 T20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। आप ये आंकड़ा भी याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताते हैं। किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? आप देख रहे हैं कोविड-19 के चलते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा विस्थापन हुआ है, तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट निकली है। तो अभी ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं लॉस्ट एट होम के बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इसमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन बच्चों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोगों ने आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत के आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। आप ये डेटा याद रखिएगा कि भारत के बाद में फिलीपींस है, फिर बांग्लादेश है और फिर चीन है। इन तीनों का क्रम से आप स्थान याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से बस इतनी जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको कल क्विज दी थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको ये 2 क्विज़ दी थी। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही बताया है, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग ये इस वीडियो को देखा करें, क्योंकि देखने वालों की संख्या जितनी होती है उतने कमेंट करने वालों की संख्या नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देखा करिए, कोशिश किया करिए कि वो सभी लोगों का इसमें कमेंट करें, क्योंकि आप अगर इसमें कमेंट कर देते तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं और आपको एग्जाम में वो चीज़ें हेल्प करती हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश के किस शहर में गैस लीक होने से 11 लोगों की मृत्यु हुई थी? लास्ट वीडियो मैंने इसका आंसर आप लोगों से डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है चित्तूर, ऑप्शन सी है तिरुवल्लुर, ऑप्शन डी है अमरावती। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए सही है। विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 200 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं, जिनकी हालत गंभीर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी है फ्रेंड्स। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश की जो सीएम है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ की जो कैपिटल है वो इस टाइम वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन आगे अमरावती होगी। और वहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने जीएस का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका आंसर फ्रेंड्स ए सही है। खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, और ये अभिलेख बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इस अभिलेख के बारे में आपको
आपको मैं बताती हूँ। ये अभिलेख वर्तमान में भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है और पहले उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था। तो ये खारवेल के बारे में जानकारी देता है। इस क्वेश्चन से बस इतनी ही जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन जो मुझे देने हैं आपको, उसके बारे में बताते हैं। आज के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखा करें, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करें। किस राज्य ने आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर? ये बहुत बार पूछा गया है। जीएस का मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग के लेकर आती हूँ वो सिलेक्टिव होता है, कई बार परीक्षा में आया हुआ होता है, तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को बताया करिए। ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो इसमें नदी का नाम बताना, साथ साथ आप इसके ये भी बताइएगा कि ये किस शहर या किस राज्य में स्थित है। आप ये दोनों ही फैक्ट को आप बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करिए। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के मैं आप लोग के लिए वीडियो लाती रहती हूँ, जो भी फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। मैं आने वाले टाइम में और भी कई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जो कि एग्जाम में आपके काफ़ी उपयोगी होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स या जो भी स्टडी ग्रुप हैं, वहाँ पे इसको शेयर करिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।